हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मनोज कुमार 2.0 पर। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बढ़िया हिस्ट्री के अच्छे टॉपिक्स आप लोगों को डिस्कस करता रहूं और इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत का आपका काकोरी कांड को लेकर के। अब कहोगे काकोरी कांड का इस समय क्या लेना देना है, किस तरीके का लेना देना है? मैं दोस्तों इसकी सारी चीजों की चर्चा करूंगा और विशेष तौर पर चर्चा करूंगा क्योंकि इस समय ये काफी चर्चा में है। खासकर स्वतंत्रता सेनानी जो काकोरी कांड के हैं उनको लेकर के बहुत चर्चा रही है और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ब्रिटिश भारत के खिलाफ हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड किया था, यानी काकोरी में जो ट्रेन थी उसमें डकैती डाली थी। उसको लेकर के अब कहोगे कि उस समय की चीजों को, इतिहास में कई चीजों को इस समय क्या लेना देना है, तो यही चीज मुझे आप लोगों को बतानी है और इसके सभी पहलुओं को समझने की, जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से है। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए इसकी हम चर्चा करते हैं पूरे विश्लेषण के साथ में कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर, इन सभी के डायमेंशन को लेकर के हम चर्चा करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई भी हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के कोई डाउट है, कोई भी चीज है, हिस्ट्री ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू आईएएस कोर्स पर इतिहास वैकल्पिक विषय को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। और उसका जो नया बैच है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और उसको लेकर के अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी manoj.kumar1@studiiq.com और ये जो नंबर है इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लेकिन उसमें कोर्स ज्वाइन करते समय कोड जरूर लगाइएगा एम के लाइव, जिसके माध्यम से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको स्कैन कीजिए और आराम से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस समय हुआ क्या। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, घटना है शाहजहांपुर की। घटना कहां की है? शाहजहांपुर की घटना है, जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। वहां पर मूर्ति विध्वंस का एक विवाद खड़ा हो गया और ये विवाद हुआ अभी मार्च में ही। ठीक है, ये आपने देखा था, स्टैच्यू ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स रेज्ड, यूपी कांग्रेस स्टेटस प्रोटेस्ट। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें बात समझनी है। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जगह है जहां पर सौंदर्यीकरण, प्रशासन की तरफ से सौंदर्यीकरण किया जा रहा था, यानी कि उसका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा था। तो वहां पर आपके काकोरी कांड के जो 3-4 बड़े क्रांतिकारी थे उनकी मूर्तियां लगी हुई थी, जैसे अशफाक उल्लाह खां की, राम प्रसाद बिस्मिल की और ठाकुर रोशन सिंह की मूर्तियों को कथित तौर पर तोड़ करके, उठा करके कूड़े घर में फेंक दिया गया। अब ये बात तो देखिए किसी को भी बुरी लगेगी, चाहे प्रशासन हो या कोई भी। प्रशासन के लोग भी कहीं ना कहीं इतिहास पढ़ के गए होंगे, ऐसा तो है नहीं। क्या उन्हें संस्कृति की जानकारी नहीं थी? बिल्कुल होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उठा करके गलती से या कैसे भी किसी तरीके से उनको कूड़े घर में फेंक दिया और इसका विवाद होना तय था। सोचिएगा, जिसकी वजह से भारी मात्रा में जनता का आक्रोश हुआ, जनता ने, स्थानीय लोगों ने, राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और ये करना स्वाभाविक था। आप भी, हम भी होंगे तो भी इसका विरोध करेंगे, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ये सारी चीजें। और तुरंत जब इस तरह की चीजें हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए और मूर्तियों को ससम्मान पुनः स्थापना करने के आदेश दिए गए और जो इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी की गई कि जो जिम्मेदार जेई और एई हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उनकी संस्था पर भी एफआईआर कर दी गई। बात तो ये हो गई कुल मिलाकर के, लेकिन आगे और क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ। अब बात आती है कि ये कौन कर रहा है, इसको लेकर के राजनीतिक दलों में भी विवाद हुआ। नेचुरल सी बात है कि राजनीतिक दल इसका फायदा उठाना चाहेंगे या कुछ डैमेज कंट्रोल करना चाहेंगे। भाई जो सत्ता में है वो उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहता है और विपक्ष में है वो इसका फायदा उठाना चाहता है, नेचुरल सी बात है, कोई भी करेगा। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उन मूर्तियों का शुद्धिकरण किया, उनको उठाया, उनको दुग्धाभिषेक गंगा जल से उनकी साफ सफाई की और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जो है राष्ट्रीय शहीदों का घोर अपमान कर रही है।
ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से आप देख समझिएगा, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हमें राजनीतिक मुद्दों की तरह चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी-सी चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि इस चीज़ को समझ पाएँ। भाजपा कह रही है कि टूटी मूर्तियों की पूजा पारंपरिक तौर पर नहीं की जा सकती, ठीक है? उनका बचाव है कि शहीदों की खंडित मूर्तियों का सम्मान उन्हें गंगा में विसर्जित करने या दफनाने में है, उनको पुनः स्थापित करने में नहीं है। अब जो हो गया है, ठीक है भई, उनको गंगा में दफना दीजिए, वो क्या कहते हैं, बहा दीजिए या उनको दफना दीजिए। कोई टूटी खंडित मूर्तियाँ हिंदू परंपरा में नहीं चलती। ये दोनों दलों की अपनी लड़ाई है। लेकिन यूपीएससी का दृष्टिकोण क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, जो हमको समझनी चाहिए एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरीके से, कि भई आपकी प्रशासनिक नैतिकता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व क्या है? क्या बिना उच्च स्तरीय आदेश के निचले अधिकारियों द्वारा यह संभव था? इसकी स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, क्योंकि हर अधिकारी, हर कर्मचारी, भारत का हर नागरिक अच्छे तरीके से जानता है कि क्रांतिकारियों की स्थिति क्या थी, हमारे लिए क्रांतिकारियों का क्या महत्व है, किस तरीके से महत्व हर व्यक्ति पढ़ के गया है। तो बात यही आती है कि उनकी वास्तव में उनकी जांच होनी चाहिए। अगर ऊपर से आदेश नहीं है तो इन्होंने गलती की है तो इनको दंड मिलना चाहिए, ऊपर से आदेश है चाहे किसी का भी हो उसको दंड मिलना चाहिए। कि भाई स्वतंत्रता सेनानियों का किसी प्रकार से अपमान कोई भी भारतीय सहन नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। ओके। और हेरिटेज पॉलिटिक्स, यह एक राष्ट्रीय स्मृति का भी एक राजनीतिकरण है, कि भाई इस तरह के मौके देंगे तो राजनीतिकरण होगा, जबकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी पारंपरिक विरासत है। इसको हमको जानना और समझना चाहिए। अब बात चलते हैं इसके फ्लैशबैक में। ये तो हो गई वर्तमान की घटना। अब बात आती है कि ये हुआ क्या था। तो बात अच्छे से जानते हैं कि 1925 में क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन डकैती किया था। 1922 में जब हमारे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद में, जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, और गांधी को लग रहा था कि सरकार जो है इसका बदला बहुत बड़ी हिंसा से ले सकती है, हमारे आंदोलन को कुचल सकती है, लोगों को हत्या कर सकती है, लोगों को दबा सकती है, तो ऐसे में उन्होंने आंदोलन को, जनता को बचाने के लिए पूरे आंदोलन को विड्रॉ कर लिया। और इसकी वजह से युवा निराश हो गए, युवा जो हुए वो निराश हो गए, और उन्होंने क्रांतिकारिता का रास्ता फिर से चुन लिया। और क्रांतिकारिता का रास्ता चुना तो सोचिए, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता और सशस्त्र क्रांति का संकल्प लिया कि अब पूर्ण क्रांति होगी, सशस्त्र क्रांति होगी, ठीक है ना। और उसी समय उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में इसका गठन किया, जिसमें कई सारे लोग थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, सचिन सान्याल भी थे, ऐसे बड़े बड़े लोग भी थे। उन्होंने गठन किया, और गठन तो हो गया, लेकिन इतनी सारी चीजों के लिए, सशस्त्र क्रांति के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमें क्या जरूरत है? धन और संपत्ति की। तो मूल समस्या थी इसके संगठन के विस्तार और हथियारों खरीद के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी। तो पैसा कहां से आए? तो इन्होंने डकैती का प्लान बनाया कि ब्रिटिश सरकारी खजाने को लूटा जाए, और उसको लूट करके उसका उपयोग किया जाए। तो यह कंडेंस था। इसीलिए 9 अगस्त 1925 को इन्होंने एक्शन लिया। लखनऊ शाहजहांपुर रेल मार्ग पर काकोरी नामक जगह पर इन्होंने 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो जाती है, 8 डाउन ट्रेन थी, उस पर उन्होंने क्या किया? कब्जा किया, उसको लूट करने का प्लान बनाया। ट्रेन को रोकना, जंजीर खींचकर ट्रेन को योजनाबद्ध तरीके से रोका गया। उस पर डब्बे पर, गार्ड के डब्बे पर कब्जा किया गया, यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया, गलती से, धोखे से। तीसरा, खजाना खजाना प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकारी खजाने को, बॉक्स को तोड़ा गया, लगभग 4600 रुपए की राशि उस समय लूटी गई। यह कोई अंधाधुंध डकैती नहीं थी, बल्कि एक संप्रभु सत्ता के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह था। एक तरीके से देखा जाए क्रांतिकारी विद्रोह है। यह डकैती नहीं है कि भाई चलो भाई किसी को भी लूट लेंगे। हम उसी को लूट रहे हैं जिसने हमको लूटा, और उसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? देश की आजादी के लिए, देश के आंदोलन के लिए कर रहे हैं। तो ये एक कंसेप्ट था इसमें, आपने समझ लिया होगा। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि मूलतः शाहजहांपुर के ही थे, इनकी मुख्य भूमिका थी, और एचआरए के संस्थापक सदस्य भी थे।
और 19 दिसंबर को 1927 को इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। ध्यान रखिएगा, अलग अलग लीडर को अलग अलग जगह पर फांसी दी गई थी, ध्यान रखना। मोस्टली पकड़े गए थे चंद्रशेखर आजाद आजाद थे, उनको पकड़ नहीं सकते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के थे, गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई। दूसरे थे अशफाकुल्ला खां, ये भी शाहजहांपुर के थे, लेकिन बिस्मिल के घनिष्ठ मित्र थे और पहले लूट का इन्होंने विरोध किया, बाद में इन्होंने साथ दिया और 19 दिसंबर 1927 को इन्हें फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। तीसरे थे ठाकुर रोशन सिंह, ये भी शाहजहांपुर के ही थे बेसिकली। दल में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, क्रांति में सबसे सक्रिय भूमिका इन्हीं की थी और 19 दिसंबर 1927 को इन्हें इलाहाबाद की जेल में, नैनी जेल में, जिसे हम कहते हैं नैनी जेल, वहां पर इनको फांसी दे दी गई। और राजेंद्र लाहिड़ी, ये मूलतः पवना बंगाल के निवासी थे, पवना बंगाल के, और एचआरए के प्रमुख सदस्य थे। इन्हें 17 दिसंबर को गोंडा जेल में, यानी कि सोचिए विद्रोह की डर की वजह से इन्हें 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई अन्य लोगों की अपेक्षा। तो इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई, इनमें से एक गोरखपुर में, एक फैजाबाद में, एक नैनी इलाहाबाद में और एक गोंडा जेल में। इनको इस तरीके से फांसी दी गई। ये मैचिंग में पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, कुल मिलाकर के। अब बात आती है कि ये जो आंदोलन है हकीकत में हिंदू मुस्लिम एकता की शहादत का आंदोलन था। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे, हिंदू वैचारिक पृष्ठभूमि के थे और अशफाकुल्ला खां पक्के धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे और उर्दू शायरी के शौकीन थे। हसरत नाम से ये, हसरत उपनाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे, शायरी लिखा करते थे और इनकी शायरी तो आप जानते ही होंगे। क्यों भाई, क्यों भाई, अशफाकुल्ला खां की शायरी चलिए सुनाएंगे। तो ये धर्म से परे एक राष्ट्र की सच्ची अवधारणा थी। असहमति के बावजूद मित्रता और राष्ट्र प्रेम में अंतिम सांस तक इन्होंने साथ दिया। भारत माता की गंगा जमुनी तहजीब का सर्वोच्च उदाहरण इन लोगों ने दिया था। दोनों मित्र थे, समझ लीजिएगा। और इसका सोचिएगा, इसको दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने देश भर में छापेमारी की, 40 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। कठोर न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे थे और मजबूत पैरवी के बावजूद भी इन्हें फांसी दे दी गई। 4 नायकों को फांसी दी गई, अन्य को आजीवन कारावास और काला पानी की सजा दे दी गई। काला पानी अंडमान निकोबार की जेल में। और चंद्रशेखर आजाद फरार रहे, ये कभी पकड़े नहीं गए। और बाद में जाकर के एचआरए, जब ये पकड़ गए तो बाद में एचआरए को एचएसआरए 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। कहां पर? आपके दिल्ली में। कौन सा? फिरोज शाह कोटला मैदान में। पता है ना आपको? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। पहले सोशलिस्ट नहीं था, रिपब्लिक एसोसिएशन था, अब सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया गया था कुल मिलाकर के। तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी एक कथा है, कविता है, जिसे वो कविता क्या, उनकी पुस्तक है मेरी आत्म कहानी। और इसके अलावा इन्होंने बोल्शेविकों की करतूत, काकोरी के शहीद, सरफरोशी की तमन्ना, इनको गजलों को इन्होंने गाया था, लोकप्रिय बनाया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बेसिकली लिखने वाले थे आपके यही, इन्होंने लिखी थी अशफाकुल्ला खान ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठाकुर रोशन सिंह जेल की कोठरी से अपने परिवार मित्रों को इन्होंने कई सारे अच्छे प्रेरणादायक पत्र लिखे थे। राजेंद्र लाहिड़ी, इन्होंने जेल में डायरी लिखी, संस्मरण लिखा, जो क्रांति के वैचारिक आधार को स्पष्ट करते हैं। और इन्होंने अपने भाई को एक ऐतिहासिक भावपूर्ण पत्र भी लिखा था। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें थी। अब काकोरी एक्शन का पूरा जो कंसेप्ट है तो वो समझ लीजिएगा। इस काकोरी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी, डायरेक्ट उनके, सोचिएगा, धन पर कब्जा करने को लेकर के, उनके संसाधनों पर कब्जा करने, इसके माध्यम से युवाओं को प्रेरणा दी। एक तो कांड किया, ऊपर से शहीद भी हुए। तीसरा, जन चेतना का विस्तार। फांसी के बाद शोक की लहर दौड़ गई कि भाई इन लोगों को फांसी दे दी गई, जिसकी वजह से जनता में और ज्यादा चेतना फैली। और ऐतिहासिक कद, 1857 के संग्राम के बाद सबसे बड़ा और सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक करने का 1857 के बाद का ये विद्रोह है, बाकायदा ऑल
प्रॉपर तरीके से प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड अटैक किया गया, ये समझ लेना। और यहां पर ध्यान रखना प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट याद रखिएगा 9 अगस्त 1925, जबकि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की अगले दिन शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त को गांधी ने नारा दिया था, 9 अगस्त को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखना। और ये 25 में HRI संगठन 1924 में बना, और यही सोचिए लूटी गई राशि कितनी है, 4601 रुपए सरकारी खजाने की। 4 लोग हैं, कहां कहां पर जेल में हैं ये आपको मैंने बता ही दिया है। 3 1 तारीख को हुआ और 17 दिसंबर को 2 दिन पहले गोंडा जेल में राजेंद्र लहरी, ठीक है ना। अशफाक इन्होंने ट्रेन लूटने की पूरी मुख्य भूमिका बनाई थी, ठीक है ना। शुरू में इसका विरोध किया, बाद में इन्होंने रूस से आयातित हथियारों को खरीदने का प्लान बना लिया। सरफरोशी की तमन्ना के रचयिता रामप्रसाद बिस्मिल की अपनी रचना है, जो शायद मैंने आगे आपको पहले बता दी थी कि अशफाकुल्लाह खान ने लिखी थी, नहीं, ये लिखी थी रामप्रसाद बिस्मिल ने ही। वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, उसको ध्यान से करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। तो सच्चाई यह है कि मूल रचना पटना के बिस्मिल अजीमाबादी की है। यस, रामप्रसाद बिस्मिल अलग हैं और बिस्मिल अजीमाबादी अलग हैं। इन्होंने इसको गाया था, यह भ्रम है। हकीकत में पटना के बिस्मिल अजीमाबादी 1921 में इन्होंने किया था। रामप्रसाद बिस्मिल ने तो इसे गा करके अमर किया था। और HRA कारकोरी कांड HSRA ने किया था, नहीं, HRA ने किया था, और HSRA तो 1928 में बना था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका वैचारिक विश्लेषण देखा जाए तो ये एक डकैती नहीं बल्कि सुनियोजित क्रांति थी, ये ध्यान रखिएगा। ये कोई डकैती नहीं, क्या है, एक सुनियोजित क्रांति। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके सभी पहलू मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो मूर्ति विध्वंस प्रकरण का प्रशासनिक विश्लेषण किया जाए तो देखा जाए तो क्या सिर्फ निचले स्तर का निलंबन एक स्कैप गोटिंग है? बिना उच्च स्तरीय आदेश के या टेंडर पास हुए ऐसा कार्य संभव नहीं है। चेन ऑफ कमांड की जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई निचले स्तर के कर्मचारी तो भाई वही कर सकते हैं जो उनको आदेश दिया गया है, वरना पता तो उनको भी है क्रांतिकारियों की मूर्तियां हैं और बवाल खड़ा हो जाएगा। आखिर इसके लिए आदेश किसने दिया? पूरी की पूरी सिस्टम की जांच होनी चाहिए। दूसरा, नैतिकता, लोक सेवकों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, यही तो एथिक्स में पढ़ते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी का अभाव है। द्वंद्व, शहरी सौंदर्यीकरण बनाम राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण। ठीक है भाई, सौंदर्यीकरण करिए लेकिन राष्ट्रीय विरासत की कीमत पर नहीं। हमें राष्ट्रीय विरासत को भी बचा के रखना होगा। और वे फॉरवर्ड SOP का निर्माण, हेरिटेज हैंडलिंग और स्मारकों के स्पष्ट नियम होने चाहिए। इसका कोई किसी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। डिपॉलिटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे शहीदों की, हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक परंपरा है। उसको बचाने के लिए सभी को मिलकर के इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। ओके, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी। इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।